हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे साथ में और उससे निपटाएंगे। तो इस सीरीज़ में पहला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो है एएनएस। सेकेंड ईयर के फार्मा का ये टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट पीजी में भी और सेकेंड प्रॉफ में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मैं इन वीडियोज़ में जो मैंने सीरीज़ शुरू की, इन्हें आपको जनरल चीज़ें बताऊँगा जो मैंने अपने नोट्स में बनाई हैं, क्योंकि मैंने खुद जारजी सर के लेक्चर किए हैं और उनको एक सिंप्लीफाइड वे में करके अपने नोट्स बनाए हैं। एकदम डिटेल्ड लेक्चर ये केडीडी जैसा नहीं होगा, ये आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा कि ताकि कोई चैप्टर का ओवरव्यू हो सके। और हाँ, इसे करने के बाद आपके क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एएनएस के दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में एक जनरल डिफरेंस सब लोग जानते होंगे। जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो बॉडी को एक्टिवेट करता है फाइट, फियर और फ्लाइट के लिए, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो बॉडी को रिलैक्स करता है। ये हमने 11th-12th में पढ़ा है। तो ये जनरल चीज़ें हम लोग दोबारा यहाँ पे रिवाइज करते हैं। जैसे अगर ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्रेनियल पार्ट है मतलब यहाँ पे, और ये थोरेसिक पार्ट है, ये लंबर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, और ये सेक्रल पार्ट है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक कॉर्ड है वो मेनली हमारा होता है क्रेनियोसेक्रल, मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड के क्रेनियम पार्ट से निकलता है, मतलब सब लोग ब्रेन के अंदर से निकलते हैं, उसके जो गैंग्लियन होते हैं फिर न्यूरॉन्स होते हैं, और बिल्कुल सेक्रल पार्ट से निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। इन दो जगह से पैरासिम्पैथेटिक के न्यूरॉन्स मेनली निकलते हैं, क्रेनियोसेक्रल। तो इसको हम लोग क्रेनियोसेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। और जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसके जो प्राइमरी न्यूरॉन है, जो मेन न्यूरॉन है, वो निकलते हैं थोरैको लंबर पार्ट से, स्पाइनल कॉर्ड का थोरैसिक और लंबर पार्ट से। तो हम लोग इसको कहते हैं थोरैको लंबर सिस्टम, ये भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो चाहे वो सिंपैथेटिक सिस्टम हो, जैसे आप इमेजिन करिए कि ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ पे इसके चारों ओर ऐसे पूरी बॉडी है। तो उस पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड में से कुछ न्यूरॉन्स निकलेंगे, जो न्यूरॉन्स जाएंगे मसल्स में, गैंग्लियंस में, और जाएंगे ग्लैंड्स में, ताकि उनको सप्लाई करें और उनको कंट्रोल करें। तो ये कंट्रोल डायरेक्टली नहीं होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से सीधा न्यूरॉन चला गया किसी ग्लैंड के अंदर, ये कंट्रोल एक गैंग्लियन से होके थ्रू जाता है। तो ये होते हैं हम लोग के प्राइमरी न्यूरॉन, और यहाँ पे एक आता है गैंग्लियन, और फिर ये हमारे होते हैं यहाँ पे सेकेंडरी गैंग्लियन। चाहे कोई भी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से निकले, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो चाहे वो सिंपैथेटिक हो, तो दोनों में ही एक गैंग्लियन ज़रूर होता है। ठीक, तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में एक डिफरेंस ये होता है कि पैरासिम्पैथेटिक में जो प्राइमरी न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और जो गैंग्लियन होता है वो ग्लैंड के काफ़ी नज़दीक होता है। जबकि सिंपैथेटिक में जो प्राइमरी न्यूरॉन्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, और जो गैंग्लियन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट पास होता है। तो ठीक है, ये एक और डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस ये है कि जब यहाँ पे गैंग्लियन बनेगा तो यहाँ पे एक न्यूरॉन का जंक्शन ही बनेगा, न्यूरोनल जंक्शन ही बनेगा यहाँ पे, एक प्राइमरी न्यूरॉन का और सेकेंडरी न्यूरॉन का। तो यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होना चाहिए, ताकि अगर कोई सिग्नल ब्रेन से इसके थ्रू यहाँ आ रहा है तो ये सेकेंडरी न्यूरॉन में जाए। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर प्राइमरी न्यूरॉन और सेकेंडरी न्यूरॉन के बीच में यूज़ होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, वो होता है एसिटाइलकोलिन। ठीक, अब जो पैरासिम्पैथेटिक के लिए यूज़ होता है वो भी होता है एसिटाइलकोलिन। तो यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरत है कि कई लोग को लगता है कि यहीं पे डिफरेंस होता है, जबकि यहाँ डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एसिटाइलकोलिन से लोग ज़्यादातर पैरासिम्पैथेटिक को रिलेट करते हैं, लेकिन एसिटाइलकोलिन इज़ द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर इन बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारे सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर में। अब सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे आता है? जब सेकेंडरी न्यूरॉन यहाँ से निकलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक वाले ग्लैंड में जाते हैं, या फिर सिंपैथेटिक वाले जाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे हार्ट बना दिया है, और कोई भी ग्लैंड हो सकता है। तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन से जो सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, जो ग्लैंड के अंदर निकलते हैं, वो होते हैं मेनली नॉरएड्रेनलिन। एड्रेनलिन में निकल सकता है कुछ अमाउंट में, लेकिन मेनली जो होता है मेजर वो होता है नॉरएड्रेनलिन। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें से जो मेनली न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है वो होता है यहाँ पे एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन इज़ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, बट नॉट इन द केस ऑफ द गैंग्लियन। इट इज़ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन द केस ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के डिफरेंस में। अब पैरासिम्पैथेटिक को हम लोग कोलिनर्जिक भी कहते हैं। ये सिर्फ एक वर्ड है जो आप लोग याद रखना है, एसिटाइलकोलिन, कोल से याद रखिए कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक, और ये एड्रेनलिन एड्रेनर्जिक, एड्रेनलिन एड्रेनर्जिक।
तो सिंपैथेटिक को हम लोग एड्रेनर्जिक भी कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन होता है कि एक न्यूरॉन निकलता है, वो निकलता तो सिंपैथेटिक सिस्टम से, ऐसा सिंपैथेटिक आया न्यूरॉन, फिर सेकेंडरी न्यूरॉन में से एक ब्रांच निकलता है न्यूरॉन का, तो ये कहलाएगा तो सिंपैथेटिक का पार्ट ही। लेकिन इसमें से जो सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जो सीधा ग्लैंड्स में जाकर रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो नॉर एड्रेनलिन ना होकर एसिटाइलकोलिन ही होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन ये कौन से सिस्टम में आते हैं? स्वेट ग्लैंड्स कंट्रोल होते हैं बाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन, ना कि नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे आते हैं, अब जल्दी रफली इनके एक्शंस देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े होंगे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में डिफरेंस, वो शेर वाला एग्जांपल आपको याद होगा जो सर पढ़ाते थे स्कूल में, कि शेर आ गया तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो चीज़ें होती हैं शेर के सामने आने पे, वो जो ऐसा जैसा हो रहा है वो सिंपैथेटिक सिस्टम ही करवाता है। तो यहाँ पे एक बार रफली देख लेते हैं कि हार्ट को पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेस करवाएगा और सिंपैथेटिक एक्टिवेट करवाएगा। बाकी जनरल चीज़ों को, जो बॉडी में और जनरल चीज़ें हैं, उनको पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट करेगा और सिंपैथेटिक डिप्रेस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर शेर सामने आएगा तो हार्ट को तो आपको एक्टिवेट करना ही होगा, वो तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। तो ये क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट भी कराएगा और क्या कहते हैं आइनोट्रॉपिक इफेक्ट भी कराएगा और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट भी कराएगा। क्रोनोट्रॉपिक मतलब कि इसका हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। ड्रोमोट्रॉपिक इसका मतलब कि हार्ट का जो है कंडक्शन बढ़ जाएगा, कंडक्शन स्पीड बढ़ जाएगी। और आइनोट्रॉपिक इसका मतलब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इन सारी चीज़ों को कम कराएगा। मेनली रेट और कंडक्शन पे इसका फंक्शन होता है, इन दोनों को कम कराएगा। बाकी जनरल चीज़ों को ये एक्टिवेट कराएगा और ये सप्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल ब्रोंकस जब मतलब एक तरीके से कहीं एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट होगा एक्टिवेट होने पे, तो पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्ट कराएगा। अगर शेर सामने आ गया तो आपके बॉडी को ज़रूरत है कि आप ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से और अच्छे से सांस ले सकें ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाए। तो इसके लिए ब्रोंकस डायलेट होगा शेर के सामने आना है, मतलब सिंपैथेटिक में। जीआईटी, अब आप नॉर्मल रिलैक्स है तो जीआईटी आप आराम से काम करेंगे, जीआईटी की पूरी मोटिलिटी काम करेगी। तो डायरिया इसका मतलब ये नहीं कि आपको लूज मोशंस हो जाएंगे, इसका मतलब कि नॉर्मली आपका जो स्टूल है वो नॉर्मल पास होगा पैरासिम्पैथेटिक में। अगर पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिवेट हो गया किसी केस में, किसी वजह से, किसी पैथोलॉजी की वजह से, तो आपको डायरिया हो सकता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा, ओवर एक्टिवेट जब शेर सामने आएगा तब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, इसका मतलब स्टूल पास नहीं होगा। ब्लैडर जो होता है पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल जो होता है ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिसकी वजह से आपका यूरिन आउटफ्लो बना रहता है और इसके ओवर एक्टिवेट होने पे यूरिन का आउटफ्लो बढ़ जाता है। लेकिन जो सिंपैथेटिक है जब भी एक्टिवेट होगा तो यूरिन आउटफ्लो को कम कराएगा। ग्लैंड्स जैसे स्वेट ग्लैंड्स अभी हमने पढ़ा ही कि जो ग्लैंड्स होते हैं उनका सिक्रेशन इंक्रीज कराएगा पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल केस में। लेकिन जो सिंपैथेटिक है जब वो एक्टिवेट होगा तो ग्लैंड्स का सिक्रेशन डिक्रीज कराएगा। कि जब आपके सामने शेर आता है तो आप बिल्कुल शरीर सूखा पड़ जाता है, तब आपको पसीना नहीं आएगा, एकदम एकाएक सूखा पड़ जाएगा शरीर। ठीक, अब आगे आते हैं। आई की अगर बात करें तो आई में जो हम लोग की सिलरी मसल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ हो जाएगी मियोसिस, इसका मतलब प्यूपिल का साइज़, उसका डायमीटर छोटा हो जाएगा। और जो सिंपैथेटिक है वो उसका साइज़ बढ़ा देगा, इसका मतलब डायमीटर बढ़ जाएगा तो मिड्रियासिस हो जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपके आई में एंटर करे। जब ज़्यादा लाइट एंटर करेगी तो रात को या अंधेरे में या तो कहीं भी और अच्छे से देख पाओगे, तो जल्दी भाग पाओगे, फाइट फियर फ्लाइट का मोड एक्टिवेट होने में आसानी होगी। ठीक, अब अगर सेक्सुअल मोड की बात हम लोग याद करें तो ये थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लोग भूल जाते हैं। तो इसके लिए सर ने एक निमोनिक बताया था और मैं यहीं पे रिपीट करना चाहूँगा, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा सर से। निमोनिक होता है पॉइंट एंड शूट, कि पॉइंट एंड शूट, पी से पॉइंट, पी से पैरासिम्पैथेटिक। इसका मतलब पॉइंट करना मतलब क्या होता है? इरेक्शन। इसका मतलब कि इरेक्शन पैरासिम्पैथेटिक करवाएगा और शूट इसका मतलब इजैकुलेशन सिंपैथेटिक करवाएगा। तो अभी आई होप सबको याद रहेगा पॉइंट एंड शूट। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम मेनली हम लोग पता है क्रेनियो सेक्रल होता है। क्रेनियल में कौन कौन से नर्व होते हैं? मेनली 3rd, 7th, 9th और 10th। सेक्रल में 2nd, 3rd और 4th पार्ट होते हैं स्पाइनल नर्व का। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं कुछ डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स की बात करते हैं जो बिल्कुल ही कोलिनर्जिक सिस्टम के विसिनिटी में एक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि ये एक न्यूरॉन है, ये इसका एंड जंक्शन है, मतलब ये प्री साइनेप्टिक नॉब है, ये प्री साइनेप्टिक जंक्शन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये बीच में है आपका साइनैप्स। ठीक, तो जब यहाँ से जैसे एसिटाइलकोलिन बनता कैसे? सबसे पहले
तो न्यूरॉन के बाहर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोलिन। कोलिन न्यूरॉन के अंदर आता है, कोलिन आ गया न्यूरॉन के अंदर, फिर ये कोलिन बनाता है एसिटाइल कोलिन, और फिर ये एसिटाइल कोलिन वेसाइकल, इसके आसपास वेसाइकल फॉर्म होता है, मतलब ये वेसाइकल के अंदर एंटर करता है, फिर ये वेसाइकल इसको बाहर निकालता है वाया प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ठीक, तो अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेप है जहाँ पे हम लोग उस स्टेप को रोक सकते हैं एसिटाइल कोलिन का एक्शन कम करने के लिए। तो पहला स्टेप ये कि कोलिन को अंदर घुसने मत दो, कोलिन को अंदर घुसने नहीं दोगे तो एसिटाइल कोलिन ही नहीं बन पाएगा। तो ये जो पहला स्टेप है तुम यहाँ पे रोक सकते हो, और यही स्टेप तुम्हारा होता है रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक, दूसरा स्टेप तुम कहाँ रोक सकते हो कि एसिटाइल कोलिन को वेसाइकल के अंदर जाने से रोक सकते हो, दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप कि वेसाइकल के अंदर आ गया लेकिन तुम इसको बाहर निकलने से रोक सकते हो, तीसरा स्टेप ये है। ये तीनों स्टेप क्या करते हैं, एक तरीके से ये एंटी कोलिनर्जिक का काम करते हैं, ये कोलिनर्जिक सिस्टम को सप्रेस करते हैं या एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम करते हैं। जो चौथा हम लोग स्टेप पढ़ेंगे वो ये है कि एसिटाइल कोलिन यहाँ आता है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अपने रिसेप्टर पे ऐड करता है, लेकिन अगर यहाँ पे लगातार रहेगा तो इनको लगातार ये स्टिमुलेशन देता रहेगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एंजाइम पहले से प्रेजेंट होता है यहाँ पे मैट्रिक्स में, इसको हम लोग कहते हैं एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। ये एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसका फंक्शन खत्म हो जाता है। तो चौथा स्टेप ये है कि अगर तुम इस एंजाइम को रोक दो, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर दो, तो इस केस में तुम्हारा एसिटाइल कोलिन का फंक्शन बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। यहाँ हर केस में इसका फंक्शन कम हुआ है, पर इसको रोक दो तो तुम्हारा फंक्शन बढ़ गया है। तो ये कुछ स्पेशल ड्रग्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपको नाम से याद हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कोलिन को अंदर घुसने नहीं दिया, इसका मतलब एक तरीके से मैंने कोलिन का अमाउंट आधा कर दिया। आधा मतलब हेमी कोलिनियम, मैंने कोलिन का अमाउंट आधा कर दिया, हेमिकोलिनियम। ठीक, ऐसे याद रहेगा। दूसरा, एसिटाइल कोलिन को वेसाइकल के अंदर घुसने नहीं दिया, वेसाइकल के अंदर घुसने नहीं दिया, वेसामिकोल। तीसरा, एक क्लासिक टॉक्सिन है जो कई लोग को इसका नाम तो पता होगा पर इसका फंक्शन और मैकेनिज्म नहीं पता होगा। आज इसका मैकेनिज्म जान लो कि एसिटाइल कोलिन को वेसाइकल से बाहर नहीं आने देता, इसका नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन। और चौथा हमारी क्लासिक ड्रग है, जैसे ये तीनों जो होती हैं वो तो एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को कम करती हैं, ये एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को और बढ़ाता है क्योंकि ये इसके तोड़ने वाले एंजाइम को ही इनहिबिट कर रहा है। इसका नाम होता है फाइजोस्टिगमेन। ठीक है, तो कोलिनर्जिक सिस्टम के ड्रग्स आगे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलिनर्जिक या फिर पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं मेनली, एक होते हैं निकोटिनिक, एक होते हैं मस्करेनिक। निकोटिनिक को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, मस्करेनिक को एम से डिनोट करेंगे। निकोटिनिक, इसके नाम में एन आ रहा है, एन फॉर न्यूरॉन, तो इसमें न्यूरॉन ज़रूर आएगा। तो इसके दो टाइप होते हैं, एन और एन एम। एन मतलब न्यूरॉन, इसका मतलब गैंग्लिया, इसका मतलब कि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होंगे न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में, यहाँ ये मैं दिखा रहा हूँ सिंपैथेटिक में, लेकिन ये एग्जांपल के दिखला रहा हूँ, ये यहाँ कर लो इसे। तो पैरासिम्पैथेटिक में जो यहाँ पे न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग कहते हैं एनएन रिसेप्टर्स। और जो न्यूरॉन और एम से मसल, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर्स न्यूरॉन और मसल के बीच में, वो होते हैं एनएम टाइप रिसेप्टर। ये दोनों रिसेप्टर निकोटिनिक टाइप के आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके मस्कुलर रिसेप्टर्स की, जो काफ़ी सारे टाइप के होते हैं। मेनली तो ये M1, M2, M3 होते हैं, पर अगर ग्रॉसली देखें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो हमें मेनली पढ़ने हैं वो M1, M2, M3 पढ़ने हैं। तो इसका एक फेमस निमोनिक है GRG सर का, पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। खाओ पियो दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। तो M1 कहाँ होता है, स्टमक, पहले खाओ पियो, फिर M2 हार्ट में, पहले फिर दिल लगाओ, फिर M3 बाकी सब जगह जो बचा, GIT हो गया, ब्लैडर हो गया, प्यूपिल, ग्लैंड्स, ब्रोंकस, बाकी हर जगह M3 आएगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है M3 मार दो, तुम्हें खाली याद क्या रखना है M1 और M2, और बाकी M4, M5 मेनली CNS में होते हैं। मतलब CNS में देखो M1, M2, M3, M4, M5 लगभग सभी होते हैं CNS में, तो M4, M5 इतनी डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब देखो, अब अगर M1 एक्टिवेट होगा तो स्टमक में क्या कराएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो रहा है तो वो स्टमक के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, क्योंकि तुमको खाना पचाना है, तुमको कोई फाइट फियर फ्लाइट वाले मूड में नहीं जाना है, तो HCl के सिक्रेशन को इंक्रीज़ कराएगा। हार्ट में क्या कराएगा, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेगा, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स है। GIT में क्या कराएगा, आराम से स्टूल पास करेगा, डायरिया। ब्लैडर में क्या कराएगा, आउटफ्लो बढ़ाएगा। प्यूपिल में मियोसिस, ग्लैंड्स में सिक्रेशन इंक्रीज, ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्शन, अभी हमने सब पढ़ाई था। ठीक, अब पैरासिम्पैथेटिक के हम लोग आगे जैसे जब ANS पढ़ेंगे तो हम लोग पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इन दोनों के ही
4 डिवीजन में ड्रग्स पढ़ेंगे, जिनके मैं 4 सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा कि एक जो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करे, दूसरा जो पैरासिम्पैथेटिक को डिप्रेस करे, तीसरा जो सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करे, चौथा जो सिंपैथेटिक को डिप्रेस करे। अब इस बात के मेरे बोलते संग ही कुछ लोगों को ये डाउट आया होगा, और मेरे मन में भी ये डाउट आया था कि भैया जैसे मतलब पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना और सिंपैथेटिक को डिप्रेस करना दोनों सेम बात नहीं हो गई, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों से एक दूसरे के उल्टे खुद ही हैं। तो अगर मैं एक को एक्टिवेट कर रहा हूँ और एक को डिप्रेस कर रहा हूँ, दोनों सेम बात नहीं हो गई, तो क्या दोनों में सेम ड्रग्स नहीं आएंगे? इसका आंसर है नहीं। मतलब लॉजिकली बात तो ये सेम ही है कि अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक को डिप्रेस कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये काम नहीं हो पा रहा है, ये काम नहीं हो रहा है मियोसिस, तो क्या हो रहा है? मिड्रियासिस मतलब कि सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो रहा है। बात सेम ही है, पर ड्रग सेम नहीं यूज़ होते हैं, क्योंकि ड्रग्स जो है वो तो रिसेप्टर पे काम करते हैं, और रिसेप्टर तो अलग अलग है ना। पैरासिम्पैथेटिक के M1 M2 M3 रिसेप्टर्स हैं, और जो हैं सिंपैथेटिक हैं जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे होते हैं। तो रिसेप्टर्स तो अलग अलग होते हैं ना, तो ड्रग्स के फंक्शन करने का तरीका तो रिसेप्टर पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए ड्रग्स अलग अलग होते हैं। और एक और चीज़, ये लॉजिकली तो सेम चीज़ होते हैं, पर एग्जैक्टली ये कहीं कहीं सेम नहीं होते हैं। ये हम पढ़ेंगे क्यों और कैसे, कि कुछ केसेस में पैरासिम्पैथेटिक का ब्लॉकर देना मोस्ट इफेक्टिव होता है इंस्टेड ऑफ सिंपैथेटिक का एक्टिवेटर, और कुछ केस में सिंपैथेटिक का एक्टिवेटर देना ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंस्टेड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक का ब्लॉकर, एंड वाइस वर्सा। ठीक, तो वही चीज़ आगे मैंने यहाँ लिखी है कि पैरासिम्पैथेटिक के 2 ड्रग्स के टाइप होते हैं। एक जो उनको एक्टिवेट करता है उसको हम लोग कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक मिमेटिक या फिर कोलिनर्जिक। दूसरा जो इसको इनिबिट करता है वो है पैरासिम्पैथेटिक लाइटिक या फिर एंटी कोलिनर्जिक। ठीक, पैरासिम्पैथेटिक के 2 टाइप हैं, मिमेटिक या लाइटिक या फिर कोलिनर्जिक या फिर एंटी कोलिनर्जिक। अब हम लोग शुरू करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग से, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।